हमारी यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, स्लीप डिप्राइव्ड है, नींद पूरी नहीं है। पे अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो 26% लोग ऐसे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हाईएस्ट प्रेवलेंस आई है शुगर की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम पहले नंबर पर है शुगर में। खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, खाना तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपनी खाने की आदत ऐसी बनानी है कि वो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। जब भी स्ट्रेस में होगा तो हम हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जब वो रिलीज होता है वो स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस की सूरत में फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो उस टाइम जो है ना पूरी टीम को जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है। किसी भी टाइम जो है ना उनका दिल बंद हो सकता है, किसी भी टाइम उनका सांस लेना बंद हो सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी जान जोखिम वाला काम है और बंदे को काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है इसमें। उसके बाद हमारे पास डिफिब्रिलेटर्स मौजूद होते हैं जो कि पेशेंट का अगर दिल बंद हो जाए तो उसके लिए जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है फौरी तौर पे दिल को चलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं ज़ैक पॉडकास्ट। हमेशा की तरह कोशिश की जाती है कि अपने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के ज़रिए उन तमाम तर काबिल हस्तियों को आपसे मिलवाएं जिन्होंने हमारे मुल्क व कौम को बहुत ज़्यादा सर्व किया है और अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों या डॉक्टर हों, चाहे सर्जन हजरात हों या वकला हों। जिसने जिस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं उनका यहाँ पे जिक्र करना बेहद ज़रूरी है और वो तमाम मालूमात, वो तमाम सवालात जो आप चाह रहे होते हैं हम तक पहुँचे, हम कोशिश करते हैं अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टरी के शोबा से वाबस्ता हैं कई सालों से और बहुत ही जाने माने पहचाने डॉक्टर हैं। ENT के हवाले से खासी सर्विसेज हैं, ICU में काम करने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये वो मौजू है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात और रूमर्स गर्दिशकारी होती हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। जाहिर है एक डॉक्टर ही बता सकता है। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहसन रजा चौधरी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि आपका माशाल्लाह से ENT तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ICU में काम करने का है। इस हवाले से बताइएगा कि कितना एक्टिव होना पड़ता है डॉक्टर को, कितना बासलाहियत होना ज़रूरी है और किस तरह से आप ये सर्विसेज कई सालों से सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ICU में जो है ना एक पूरा टीम वर्क होता है। ठीक है, उसमें आपको जो है ना किसी भी टाइम इमरजेंसी पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट जब ICU में आता है तो वो क्रिटिकल हालत में ही आता है, वो आखिरी स्टेज पे होता है, तभी उसे ICU में दाखिल किया बिल्कुल जाता ऐसे ही है। तो उस टाइम जो है ना पूरी टीम को जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है। किसी भी टाइम जो है ना उनका दिल बंद हो सकता है, किसी भी टाइम उनका सांस लेना बंद हो सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी जान जोखिम वाला काम है और बंदे को काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है इसमें। आप लोगों को तो कई रातें जाके भी गुजारनी पड़ती होंगी। जी बिल्कुल, हमें 18-18 घंटे 24-24 घंटे की ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं इसमें, तो बस करते हैं। और इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर या किसी जो आपके वहाँ पे स्टाफ है उसकी कोताही से किसी मरीज़ की जान ना चली जाए? कौन कौन सी इमरजेंसी सहूलतें वहाँ मौजूद होती हैं? हमारे पास ICU में हर किस्म की सहूलत मौजूद होती है, जैसा कि हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा, वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से पेशेंट सांस खुद नहीं ले पा रहे होते, तो उनको मसनूई सांस की मशीन पे डाला जाता है। उसके बाद हमारे पास डिफिब्रिलेटर्स मौजूद होते हैं जो कि पेशेंट का अगर दिल बंद हो जाए तो उसके लिए जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है फौरी तौर पे दिल को चलाने के लिए। जी ऐसा ही है। और उसके अलावा पूरी की पूरी टीम को एक बाकायदा सलाहियत कार होना चाहिए और वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड टीम होनी चाहिए। मतलब तमाम स्टाफ जो है वो ट्रेंड होता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें यहीं से मुझे याद आ गया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो खुदा ना खास्ता काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई थी, जैसे जो लोग नहीं जानते, नॉन प्रोफेशनल हैं या वहाँ का वो स्टाफ जिनका काम सफाई करना है थिएटर की, ऑपरेशन थिएटर्स की, दीगर चीज़ों की, वो वहाँ पे ऑपरेट या इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कभी भी जो है ना ऑपरेशन थिएटर्स में बाकायदा डॉक्टर्स ही जाके ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पे बाकायदा एक पूरे का पूरा स्टाफ होता है, जैसा कि सर्जन वहाँ पे मौजूद होता है, एनेस्थेटिस्ट मौजूद होता है जिसने बेहोशी वाले डॉक्टर जिसको आम जुबान में कहा जाता है, वो पेशेंट को बेहोश करते हैं। उसके बाद OT होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करवाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की डिलीवरी और उसको जो ना ऑटोक्लेव
सैनिटाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। नर्स मौजूद होती है वहाँ पे जो कि सर्जन को हेल्प आउट करती है। मतलब आप कह रहे हैं तमाम स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ होता है। ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा शरपसंद अनासर जो हैं वो थोड़ा अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए या डॉक्टर्स को बदनाम करने के लिए भी ऐसी हरकतें करते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में स्पेशली यहाँ पे जो है ना हमें कोई ना कोई सनसनीखेज खबर चाहिए होती है, इसीलिए जो है ना हम इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान धरते हैं। और ऐसा सरकारी अस्पतालों में तो स्पेशली ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक सवाल जो जब पता चला कि हमारे पास डॉक्टर मोहसिन रजा चौधरी आ रहे हैं तो मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ गया कि आपने इनसे लाजमी पूछना है, वो ये कि आज इस दौर में भी हर 4 अफराद में से एक बंदे को लाजमी तौर पे जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक है। ये बीमारी इतनी आम कैसे हो गई है और क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हम शुगर की बात करें, पाकिस्तान में 2025 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हाईएस्ट प्रेवलेंस आई है शुगर की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम पहले नंबर पर है शुगर में। अगर मैं आपको एदाद-ओ-शुमार इसमें बताऊं तो पाकिस्तान में 15 साल से लेकर और एडल्ट एज 40-50 ईयर्स तक जो है ना तकरीबन 36% लोग जो है ना वो शुगर में मुब्तला हैं। और इनमें बहुत सारे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो शुगर में मुब्तला है। और दूसरे नंबर पे अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो 26% लोग ऐसे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें से 70% लोगों को पता ही नहीं कि वो ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। और इनमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है। ठीक है, बाकी सारे जो है ना वो इग्नोर करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी जिस्मानी सरगर्मियां नहीं है। हमारे खाने ऐसे हैं जिस तरह के वाइट फ्लोर, जो सफ़ेद आटा है, मैदा जिसे आम जुबान में कहते हैं, चीनी हो गई वाइट, और सफ़ेद नमक हो गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्हें वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही, इन्हें वाइट पॉइजन कहा जाता है। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो आपका मैदा है वो आपका वजन बढ़ाएगा, जो आपकी चीनी है वो आपकी शुगर बढ़ाएगी, जो आपका नमक है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। और दूसरे नंबर पे मरूसी भी होती है ये बीमारी। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी डॉक्टर साहब कि आपने खुराक का तो जिक्र कर दिया ना कि ये इन चीज़ों से ये बढ़ती हैं या ट्रिगर होती हैं। जो जेनेटिकली हैं उनका क्या सोल्यूशन है, वो कैसे रोकी जाए? जेनेटिकली हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसका ये तरीकाकार होता है कि हम अपनी खुराक को जो है सेहतमंदाना डाइट की तरफ आए। सेहतमंदाना डाइट में जो है ना हमने शुगर फ्री रखना है, कार्ब्स फ्री रखना है, उसके बाद हमने साल्ट फ्री रखना है। और जब भी खाना खाना है उसके बाद हमने एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। ठीक है, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। खाना तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपनी खाने की आदत ऐसी बनानी है कि वो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। ठीक है जी। और ये वॉक का जो आपने जिक्र किया है इसमें खासी कोताही पाई जाती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन या मर्द हजरात पे लगा लें जब वो 40 के एरा में दाखिल होते हैं तो वो एक थकन का बहाना समझ लें लगा के या कुछ इस तरह से वो अवॉइड करती हैं, या टाइम नहीं होता या जो भी है व्हाटएवर। किस तरह से उन्हें राग़िब किया जा सकता है कि वो लाजमी वॉक करें और कितनी रोज़ाना वॉक ज़रूरी है, कितने मिनट तक वो करें तो हेल्दी रहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि रोज़ाना 30 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। और जो लोग इस तरह एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अगर वो वॉक करना शुरू करेंगे तो विद टाइम उनका स्टेमिना भी बन जाता है। और जब वो वॉक करना शुरू करेंगे वो खुद के जिस्म के अंदर तब्दीलियां भी महसूस करेंगे। वो महसूस करेंगे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो है ना इससे कोई इंसान थकता नहीं है। हमारे जिस्म के लिए जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जिस्मानी सरगर्मी नहीं करेंगे तो हमारी जो हाई कैलोरीज पाकिस्तान में हम डाइट लेते हैं, जिस तरह प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हमारी फास्ट फूड्स हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इनके लिए जो है ना हमारी जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम अर्बनाइजेशन की तरफ जो आ रहे हैं कि हमारा जो है ना इस तरह है कि उसके अलावा हमारी यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, स्लीप डिप्राइव्ड है, नींद पूरी नहीं है। जब भी स्ट्रेस में होगा तो हम हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जब वो रिलीज होता है वो स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस की सूरत में फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या उस सूरत में शुगर बढ़ने का भी खतरा होता है। मतलब मजमूई तौर पे सेहत के ऊपर ये चीजें असरअंदाज होती हैं जो आपको बीमारियों की तरफ धकेल देती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के हवाले से जो आपने बड़ी मुफीद बात की है, एक सवाल जो बड़ा अहम है वो ये कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कोई रवाज नहीं है। देखिए, हम हर चीज़ का बजट तो रखते हैं, मतलब ये हमारे कपड़ों का, जूतों का, ड्रेसेस का, शादी पे जाना है, सालगिरह पे जाना है, हर चीज़ का हमने पैसे साइड पे किए होते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग हमारी 0% होती है। कितनी ज़रूरी है और किस एज में करवा लेनी चाहिए?
ब्लड प्रेशर और शुगर को फाइंड आउट करने के लिए? मैं इसमें आपको यही बताऊंगा कि अब तो अर्ली एज में भी हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यंग लोगों में आ रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट 30 ईयर से स्क्रीनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इसमें हमारे पब्लिक हेल्थ के जो इदारे हैं उन्हें चाहिए कि बाकायदा मुहिम चलाएं, बताएं कि शुगर की स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर भी अपना मेजर करवाते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर 30 साल से अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा दी जाए, अर्ली डिटेक्शन होगी बीमारी की और उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को बदला जाए तो बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त ना, अब जिक्र कीजिएगा कि जो स्क्रीनिंग है उसके आपने बताया कि 30 इयर्स के बाद शुरू करवा देनी चाहिए। उन टेस्टों के नाम क्या हैं वो ज़रा बता दें हमारे नाजरीन को, जो ख़वातीन ख़ास तौर पे आपको सुन रही हैं, ताकि वो टेस्ट करवा दें और ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए कि वो आगे बढ़ने तो नहीं जा रहा या कम तो नहीं होने जा रहा, उसके लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? शुगर का इस तरह होता है कि हम खाना खाने से पहले उसको हम ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं और खाना खाने के बाद उसको ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं। तो इस तरह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपनी 3 टाइम का जो खाना खाना है उसकी अपना एक बाकायदा चार्ट बनाएं, उसमें देखें जो नॉर्मल उनकी वैल्यूज हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, तो उससे एक्सीड तो नहीं कर रही। अगर वो एक्सीड कर रही है इसका मतलब उन्हें वो शुगर के मर्ज में लाहिक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे अपना ब्लड प्रेशर की डिवाइस हर घर में मौजूद होनी चाहिए। वो जैसी 30 ईयर्स से ऊपर वाले जो लोग हैं वो अपने ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करवाते रहें घर में। अगर उन्हें महसूस होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो वो किसी डॉक्टर से रजू करें और उनसे कंसल्ट करें। ठीक है। और इसी तरह से जो शुगर है इसका कोई 3 मंथ वाला टेस्ट भी होता है, क्या कहा जाता है उसको? जी बिल्कुल, उसे HbA1c कहते हैं। वो हमारे जो जिस्म में रेड ब्लड सेल्स हैं, थोड़ा सा काट दीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं दोबारा स्टार्ट हाँ दोबारा यही से दोबारा बोल दें, एनर्ली कटिंग कर देगा ये। HbA1c से कौन सा टेस्ट है? देखें HbA1c होता है, बिल्कुल उसमें 3 महीनों का जो है ना हमारा रिकॉर्ड आ जाता है कि हमारा जो खून है उसमें ब्लड शुगर जो है ना वो कंट्रोल रही है या हाई रही है। तो इसमें जो है ना नॉर्मल हमारे पास रेंज होती है, अगर उससे ज़्यादा आ रही हो तो वो प्री डायबिटीज़ में आता है या डायबिटीज़ में आता है। तो इसमें जो है ना हमारा कंट्रोल्ड ही होना चाहिए। पहले तो अर्ली एज में तो मैं यही कहूँगा कि ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर फास्टिंग करवानी चाहिए। अगर वो ज़्यादा आ रही हो तो फिर HbA1c की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और कितनी एज में कितनी शुगर रहे तो वो बेस्ट मानी जाती है, ये भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अगर खाना खाने से पहले वो अपनी शुगर मेजर करते हैं तो उसमें 125 से बिलो होनी चाहिए खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद 140 से बिलो होनी चाहिए। गाइडलाइंस यही तो ये आइडियल मानी जाती है कि ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो 2 बड़ी अमराज मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत सारे आगे जाके अमराज की जड़ बनती हैं जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर है। मुझे बताइएगा इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, ये हो ही ना, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान में हाई कैलोरी डाइट का जो है ना बहुत ज़्यादा रुझान है, उसको ज़रा हमें देखना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वाइट शुगर, वाइट साल्ट, वाइट फ्लोर, इन 3 चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हम होल ग्रेन फ्लोर की तरफ आ सकते हैं। हम शुगर की बजाय गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें नमक भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नमक जैसे कि हमारे बिरयानी, पुलाव और ये वाले ज़्यादातर चीज़ें खाई जाती हैं। उसके अलावा जो फ्राइज़ खाए जाते हैं इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। पिज़्ज़ा हो गया, तो इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। और उसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम, और उसके अलावा हमें वॉक करनी चाहिए डेली बेस पे 30 मिनट्स के लिए। जब ये सारी चीज़ें मिलाई जाएंगी तो इन बीमारियों से बेहतर कोप अप किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना एक मुझे बात याद आ गई आपकी बातों के दरमियान में। मुझे तो इस बात पे बड़ी पहले तो गुस्सा आया था, फिर हंसी आई थी। वो ये कि एक दफ़ा मैंने एक सेशन अटेंड किया था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नाम नहीं चले मैं लेती, उसमें शुगर के ऊपर वो था। तो मुझे भी उन दिनों थोड़ी सी बॉर्डर लाइन के ऊपर मेरी शुगर घूम रही थी। तो मैंने कहा चले मैं भी ज़रा अटेंड करती हूँ। बड़े स्पेशलिस्ट वहाँ पे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जी एक कमरे में बैठा दिया सबको और एक सेमिनार के स्टाइल में ना बताना शुरू किया। अब जो बताने के लिए लोग थे वो उनके ट्रेंड ही थे, वो आके बताना शुरू हुए, जी आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी अगर आपको शुगर डायग्नोज हो गई है। अब यकीन करें डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चीज़ भी छोड़ी होगी हमारे खाने के लिए। उन्होंने कहा जी हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है वो आपने नहीं खानी। ये मैं आपको बाय गॉड सच बता रही हूँ। अब उसमें क्या था, आप मुझे बताएं कि हमारी कौन सी ऐसी ग़िज़ा है सवाए डेयरी और लाइव स्टॉक को अगर आप साइड पे रखें तो कौन सी है जो ज़मीन से नहीं पैदा हो रही। सब्जियां तमाम ज़मीन से पैदा हो रही हैं, दालें तमाम ज़मीन से पैदा हो रही हैं, और मेरा मोस्ट फेवरेट साग, पालक, सब ये ज़मीन से पैदा हो रहा है। ठीक है,
अब वो चीजें नहीं खाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर शुगर खुदा ना खासा बॉर्डर लाइन पे है या हो गई है या होने वाली है, तो उनमें इन सब चीजों को बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता, मेरा ये सवाल भी है, कि इससे कुव्वत मुदाफित भी आपकी एकदम खत्म हो जाएगी? तो उनका ये कहना था कि आप ये सब छोड़ दें। अच्छा, वो सब छोड़ दें तो खाएं क्या? अब आपने इतने अच्छे अंदाज में बताया कि सिर्फ मैदा छोड़ें, या और 2-4 चीजें हैं जिन्हें वाइट पॉइजन कहा जाता है, बाकी चीजें आप खा सकते हैं। तो उस सेमिनार में ऐसा क्यों कहा गया? ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है तो मुझे जरूर बताएं। देखें, इस बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि सब्जियां और फल, हाँ। ये तो हमारे लिए सेहतमंद है। हाँ। ठीक है, आप सब्जियां खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, फ्रेश जूस पी सकते हैं। ठीक है, जो सब्जियां उनमें आयरन भी होता है और फाइबर्स भी होते हैं, वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मे भी उन्होंने इस वजह से कहा हो कि हमारे यहाँ पे आमतौर पे बहुत ज़्यादा ये फैटी क्या इसको कहते हैं, ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने में, इस वजह से उन्होंने कहा होगा। ठीक है, कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि सालन बनाने में भी ऑयल इस्तेमाल होता है। नहीं, पाकिस्तान का तो छोड़ ही देना, जो खाना पकाने का तरीका है, मेरा बड़ा इख्तलाफ है उसके साथ। जब से मुझे समझ आई है, मुझे अवेयरनेस आई है कि हमारा जो खाना पकाने का, सालन बनाने का जो स्टाइल है ना, वो हेल्थ से बहुत दूर है। इसलिए तो अब देखें ना कि आप 20+ होने के बाद ही बीमारियों में गिर जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है जी? पता नहीं क्यों हो रहा है। असल में हमारा खाने का ही मसला होता है उसके अंदर ना। ऑयली चीज़ें खाने से और ये चीज़ें खाने से बच्चे के मिजाज में तब्दीली आती है और वो एक दिन कन्वर्ट हो जाती है किसी ना किसी खुदा ना खासा मर्ज में। अच्छा, आपसे मेरा अगला जो सवाल है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने जिक्र भी किया कि आप बड़ा अरसे से काम करते रहे आईसीयू में, इवन कोरोना के दिनों में बड़े लोगों को रिलीफ मिला, बड़े लोगों को आपने लुक आफ्टर किया, एकदम बर्डन आया आप लोगों के ऊपर, जिसे आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी किया था। वो है आपका आईसीयू के अंदर आप लोगों का जो काम करने का तरीका है। अच्छा, इसमें एक अहम तरीन वीडियो वायरल हो रही है आजकल, आपकी नज़रों से यकीनन गुजरी होगी। हमारे इस्लामी स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उनका कहना था किसी भी मरीज़ को किसी भी सूरत में वेंटिलेटर पे नहीं डाला जा सकता। ये आइदर उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है या वैसे बात की है, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन आप बताइए, किसी क्रिटिकल पेशेंट को कितना ज़रूरी होता है कि उसको आईसीयू में शिफ्ट करके रिलीफ दिया जाए? क्या कहेंगे? देखें, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्हें इस बारे में पहले अच्छे से नॉलेज ले लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। मुझे उनकी इस बयान से जो है ना तजाद है। ओके, ठीक है, वेंटिलेटर जो, नहीं करते मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ठीक है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू का मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको मेडिकली बता देता हूँ कि वेंटिलेटर हम जो है वो एक आर्जी सहारा देते हैं सांस लेने का। जब पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा होता तब हम एक वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं। आप जरूरी समझते हैं उस वक्त, वो जरूरी है। और हमने वेंटिलेटर के जरिए बहुत सारे मरीजों को ठीक होकर बाद में अपनी आम जिंदगी गुजारते हुए देखा है। इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है वो फालिज के साथ आ गया, वो बेहोशी की हालत में, वो खुद सांस नहीं ले पा रहा, तो हम उसे जब तक उसकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक उसे एक मसनूई सांस का सहारा देते हैं कि हम जब तक उसकी बीमारी से बैटल करेंगे तब तक वो सांस लेता रहे। ठीक है। दूसरे नंबर पे, अगर किसी पेशेंट को छाती का सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वो बेहोशी की हालत में चला गया सीवियर इन्फेक्शन की वजह से और वो खुद सांस नहीं ले पा रहा, एस्थमा हो गया, दमा में इस तरह होता है कि पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा सकता, थक जाता है तेज सांस लेके। इस वजह से हम उसे वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं ताकि उसको एक मसनूई सहारा मिल जाए जब तक हम उसकी बीमारी को ट्रीट नहीं कर लेते। इसलिए ये एक जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। उनका कोई एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया होगा, इस वजह से उन्होंने कह दिया। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, अगर आप किसी की मौत आई है वो वेंटिलेटर पे चढ़ाने के बाद भी आ जाएगी, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि ये इस तरह की बातें नहीं फैलानी चाहिए। जिस तरह कि मैं आपको अपना एक तजर्बा बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, तो वो कहते हैं उनका गुर्दे काम ही नहीं कर रहे होते। हमारे गुर्दों का क्या काम होता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, खून की सफाई करना, हमारे खून में जो फासद मादे हैं, यूरिया जिसको कहते हैं, जो कि टॉक्सिन है, उसको साफ करना और हमारे खून की तेजाबियत को बढ़ने से रोकना। ये हमारे गुर्दों का काम होता है। लेकिन जब हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, जिस तरह कि हमने हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का नाम लिया, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे खराब होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जब गुर्दे फेल हो गए, हम उसको वेंटिलेटर, हम उससे हीमोडायलिसिस, एक मसनूई मशीन है जिसके जरिए हम खून को साफ करते हैं। तो
पेशेंट के अटेंडेंट्स अक्सर आके कहते हैं कि आप लोगों ने जब एक बार डायलिसिस कर दिया तो हमारे मरीज के गुर्दे फेल हो जाएंगे, हालांकि उनके गुर्दे तो पहले खराब हो चुके होते हैं। वो इस चीज को समझने से कासर होते हैं। फिर हम उनको इंतहाई प्यार से, तहम्मुल से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें पाकिस्तान में बहुत फैल चुकी हैं, वेंटिलेटर के बारे में फैल चुकी है कि ये मौत की तरफ ले जाएगा, डायलिसिस के बारे में फैल चुकी है कि ये जो है ना गुर्दों को फेल कर देगा, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो मेरे ख्याल में मिर्जा साहब जो कि माशाल्लाह उनको अवाम सुनती भी और उनको फॉलो भी करती है, उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि फिर अवाम में एक गलत इन्फॉर्मेशन फैल क्योंकि ये तो एक डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझ सकता है ना कि वेंटिलेटर की जरूरत कितनी है और किस पेशेंट को है। जी बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से उन्हें डील करते हैं। मतलब आपका काम है तो आप ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। चलिए, गुड हो गया। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब बताइएगा कि वैक्सीन के बारे में भी बड़े रूमर्स पाए जाते हैं अभी आजकल। शायद आपने यकीनन बल्कि सुना होगा, आप डॉक्टर है, आपका पेशा है ये। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन आई थी उसके बारे में बड़े रूमर्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी आपसे जो HPV वैक्सीन है, ये क्या है और क्या इससे बांझपन का खतरा है या रूमर्स हैं ये सब? देखें, सबसे पहले तो हमें HPV वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको समझना चाहिए। ये उसी तरह एक वायरस है जिस तरह कोरोना का वायरस आया था, जिस तरह पोलियो का वायरस है, जिस तरह हमारे पास टेटनस है। ठीक है, टेटनस का जो मर्ज है उसके लिए भी हम एक वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। उसके अलावा खसरे का जो हम छोटे होते वैक्सीन लगवाते हैं, उसी तरह जो है ना एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि ड्यूरिंग शादीशुदा औरतों में, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये वायरस मुंतकिल हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना उनके सेल्स चेंज हो जाते हैं, DNA के साथ ये रिएक्शन करता है और उनके सेल्स चेंज हो जाते हैं। 10 से 30 साल बाद जाके उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा होता है। और ये पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से 120 मुमालिक से ज्यादा मुल्कों में ये वाली वैक्सीन लग चुकी है। रह गई पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में अभी ये पूरे मुल्क में हुकूमत की तरफ से जो है ना ये एक मुहिम चलाई गई है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को पहले चाहिए था कि इसके बारे में अवाम को लूप में ले लेते, आगाही मुहिम चलाई जाती, पहले आगाही मुहिम होती ताकि लोग इस बारे में इनको मालूम होता। ठीक है, उसके बाद ये वैक्सीन की तरफ आते। लेकिन जैसा कि हम पहले भी आपको बताया कि मिथ्स बड़ी जल्दी फैलती हैं पाकिस्तान में, तो इसके बारे में भी फैला दिया गया कि इससे बांझपन होता है, हालांकि इससे बांझपन नहीं होता। अच्छा, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है या सिर्फ मेल के लिए है जो HPV है? नहीं, ये पाकिस्तान में सिर्फ फीमेल के लिए लगाई जा रही है। ठीक है, इसका अब ये होता है कि मेल को भी लगाई जा सकती है, लेकिन जैसा कि हमारे पास ये WHO और गावी की तरफ से आई है, ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक जो है ना वो कम होगा। तो जो ज्यादातर इस बीमारी से जो ज्यादा मुतासर होती है वो खवातीन है, और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो जो हमारे पास जेंडर ज्यादा खतरे में है उसी को पहले लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना मैं ये कहूंगा कि ये वैक्सीन वाकई लगवाएं, ये हमारी बच्चियों के फ्यूचर के लिए जो है ना वो एक तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। और मैंने खुद बहुत सारी खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से सफर होते हुए और इसकी वजह से डेथ होते हुए देखा है। बिल्कुल, और मैं डॉक्टर साहब हैरान हूँ, जो मेरे पास रिसर्च है या जो मेरे पास आदादुशुमार है उसमें आप देखिए कि इंडिया सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है इसमें सर्वाइकल कैंसर में। ठीक है, सेकंड, और हम थर्ड पे हैं। वो आबादी के तनासुब से सेकंड पे भी है तो इतना मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से। हमारा आबादी के तनासुब के लिहाज से थर्ड काज ऑफ डेथ बनना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। उसके ऊपर जैसा कि आपने भी कहा कि अवेयरनेस हो जाती तो कहीं अच्छा हो जाता। अब हो ये रहा है कि स्कूल, अब ये चूंकि बच्चों को लगाने की, जो बच्चों को लगवाने की एज बताई जा रही है वो 9 से 15 या 14 साल बताई जा रही है, जब वो बुलूगत की उम्र से गुजर रही होती है। ठीक है, अब ये वो उम्र है जब बच्चियां स्कूल्स में होती हैं, अंडर मतलब अपने वालिदैन के साथ उनकी निगरानी के ऊपर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब स्कूल में ये हो रहा है कि जी वो ज़बरदस्ती ही मैं कहूँगी इस चीज़ को, जो वालिदैन की नॉलेज में नहीं है, और आप बच्चे को कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन आपने लगवाना है, और बच्चा परेशान है। क्यों? उसको ये लगता है कि पता नहीं इस इंजेक्शन से मुझे क्या हो जाएगा। ठीक है, और जो घर बैठे वालिदैन हैं उनका रिएक्शन इससे भी ज़्यादा बुरा है। वो और ज़्यादा आके स्कूल में शोर मचा रहे हैं कि जी आपने हमें पूछे बगैर हमारे बच्चे को वैक्सीन लगाई क्यों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन के लिए अगर ये आगाही मुहिम कर देते ना तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बीइंग अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं?
मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इस बारे में पहले एक आगाही मुहिम चलानी चाहिए थी, आवाम को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बताना चाहिए था कि ये एक वायरस है जिससे ये इन्फेक्शन होता है। ये वही वायरस है जिससे जेनिटल वार्ड जो मौके होते हैं वो होते हैं, इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स होते हैं। जो वैक्सीन है वो इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स को जो है ना उसके अगेंस्ट हमारे जिस्म को इम्यूनिटी देती है। तो मेरे ख्याल में ये वाली वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, इसको लगवा लेना चाहिए। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं यही बस यही मैं चाह रही थी कि आपका मैसेज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, माएँ सुन रही हैं, तो आप जिस तरह से कह रही हैं होपफुली उन्हें समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। हमें डेली बेस पे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि ये आजकल वैक्सीन चल रही है तो लगवाएं या ना लगवाएं। हाँ, लगवाएं या ना लगवाएं, ठीक है। अच्छा, अगली आपकी जो स्पेशलिटी है जिसके ऊपर आपने काफ़ी काम भी किया हुआ है वो है ENT। अब पाकिस्तान में वायरल इन्फेक्शन तो ऐसे आना शुरू हो गए जैसे हर साल ब्रांड वाले सेल लगाते हैं ना कि आज जो इतने % डिस्काउंट है, इतने % डिस्काउंट है। इसी तरह से पाकिस्तान में वायरल इन्फेक्शन दाखिल होना शुरू हो गई हुई है। आप बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है कि हर साल हर सर्दियों में या जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है या स्मोक आ रही होती है तो लोगों के अंदर नज़ला ज़ुकाम और ये गला ख़राब, ये वायरल इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाते हैं। क्या इनकी कोई वैक्सीन भी है या इनका भी कोई इलाज है कि लोग इससे बच जाएं? देखें, जो हर साल नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की हमारे मुल्क में तादाद बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह फ़ज़ाई आलूदगी है। हमारे जिस तरह की मैं लाहौर की बात करूं, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी हमारा AQI लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। ठीक है, हमारी फ़ज़ा की जो हमारे एग्जॉस्ट ज़्यादा है और हमारी ग्रीन बेल्ट्स बहुत कम है। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास हमारी ट्रैफिक होगी, फैक्ट्रियाँ हो गई और हमारे घर इस तरह हैं कि वो बंद हैं, वहाँ पे कोई भी ओपन एयर वाला निज़ाम है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से हमारे पास नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी के स्पेशली मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं अगला सवाल मेरा ये भी था कि गला खराब और ये तो चीज़ें चल ही रही होती है ना, वो तो मुझे लगता है शायद हर मौसम के अंदर ये लाजमी, ये एलिमेंट लाजमी शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइनस का बड़ा इशू हो रहा है लोगों को ना, और एलर्जी भी जो है। क्या वक्त से पहले कोई इसके इकदाम हो सके तो क्या करें लोग कि वो बच जाएं, इफेक्ट ना हो उससे? इसका बेहतरीन तरीका यही है कि मास्क लगा के रखें, नाक की सफाई का ख्याल रखें, बार बार हाथ ना लगाएं, अगर बाहर से आते हैं तो हाथ धो के अपने मुंह पे लगाएं। और उसके अलावा जो है ना हमें स्पेशली हुकूमती तौर पे जो है ना ग्रीन बेल्ट्स लगाने की ज़रूरत है, घरों को जो है ना हवादार करने की ज़रूरत है। जब इस तरह के सारे इकदाम होंगे तो इन मसाइल से बचा जा सकता है। ये तो एक हुकूमती लेवल पे करने वाला काम है कि हमारी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हमारा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से एलर्जी के मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे नंबर पे साइनसेस का मसला हो रहा है। साइनस इस तरह होते हैं कि हमारे मुंह के अंदर ये एक खला होती है हमारी हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई ना कोई एलर्जन जाता है, पोलन जाता है, तो उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, सोजिश होती है, उसके बाद वो उनकी जो रतूबत होती है वो अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, और जब वो अंदर जमा हो जाती है उसी खला के अंदर तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना ग्रीन बेल्ट्स दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, क्लाइमेट चेंज, अचानक सर्दी आना और फिर अचानक से गर्मी का आ जाना। हाँ, ये आजकल हो रहा है, ये कुछ हो रहा है आजकल ना। इस सूरत में भी एलर्जी के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम, गले का ख़राब होना और स्पेशली ये वायरल जो चीज़ें, वायरल इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ग्रीन बेल्ट्स जिस तरह के मैंने आपको बताया ये होनी चाहिए हुकूमती सतह पे, और उसके अलावा जो है ना अपना हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, और हाइजीनिक का बहुत ख्याल, और हाइजीन का वो तो वैसे हमारे इस्लाम में भी है ना। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और जो है वो चीज़ बहुत आम हो जाती है, वो है एंटीबायोटिक। इन तमाम एलर्जीज के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसमें यही कहूँगा कि ज़्यादातर इन्फेक्शन जो गला हमारा ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक काम नहीं करती। एंटीबायोटिक वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है। वायरल के अगेंस्ट जो है ना आपने यही करना है, बेड रेस्ट करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रेश जूसेस पीने हैं, सफाई का ख्याल रखना है, और इससे बंदा खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी मसले का शिकार हो रहे हैं, आपको मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तो आप किसी डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, खुद ब खुद एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह के आपने बीच में एक सवाल किया था वैक्सीन के बारे में, तो इसके लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, वो ज़रूर काम करती है इन्फेक्शन के खिलाफ। तो जिनको एलर्जी वगैरह का इशू है वो लगवा सकते हैं, वो लगवा सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह से, मैं आपका देख रही थी रिकॉर्ड, आपने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, सरबराही भी की है, वहाँ जाके आपने सर्व भी किया है बहुत सारी एरियाज़ में। तो अब क्या समझते हैं कि एक डॉक्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो डिज़र्विंग लोगों के लिए मेडिकल कैंप का
आगाज करे और वहाँ जाके खुद भी सर्व करे? कैसा महसूस होता है मैं इसको इसी तरह बयान करूंगा कि जिस तरह हमारे माल का एक सदका होता है ना, वो हम अदा करते हैं ज़कात की सूरत में, तो ये हमारी तालीम का सदका है, ठीक है। तो तालीम का सदका निकालना चाहिए। गाहे बगाए जब भी आपको मौका मिले तो फ्री मेडिकल कैंप लगा दें, या कहीं भी आपको कोई डिजर्विंग पर्सन मिलता है, वो आपसे कोई मेडिकल से मुतल्लिक आपसे कोई एडवाइस लेना चाहता है तो दे देनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये पता चला था कि अगर आप टेलीफोन पे भी मशवरा करेंगे तो पहले फीस अदा करें, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और इसको जो आपने जोड़ा है ना, ये बहुत खूबसूरत एक इम्तिजाज है कि आपकी तालीम का भी सदका होना चाहिए जो आप इस तरह से अदा करते हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इस तरह की नेकियां करने की तौफीक दे, और आप जैसे नौजवान, आप जैसे डॉक्टर हमारे मुल्क का फ़ख्र है माशाल्लाह से। अच्छा, आप आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे? आपको बड़ी इस वक्त यूथ जो है वो सुन रही है, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में एक ही पैगाम दूंगा, जिस तरह हमने शुगर, ब्लड प्रेशर और साइनस इन्फेक्शंस और नज़ला जुकाम के बारे में बात की है, तो इसमें मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें सबसे पहले खुद को रखना चाहिए, अपनी सेहत को रखना चाहिए। काम शाम बाकी बाद में होते रहेंगे, जब तक हम सेहतमंद हैं तभी हम काम करेंगे। अगर हम खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे, हम ठीक होंगे, कुंबा ठीक होगा, कुंबा ठीक होगा तो एक प्रोविंस ठीक होगा और एक मुल्क ठीक होगा, वो परवान चढ़ेगा। ठीक है, सब खुद को प्रेफर करना चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जो हमारी अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी जिस्मानी सरगर्मी नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारा जो मुआशरा है वो एक सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन रज़ा चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और यकीनन नाज़रीन आपने बहुत इस्तिफादा हासिल किया होगा आज के इंटरव्यू से। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर कोई आपका सवाल है किसी भी बीमारी को लेके तो वो भी लाजमी पूछिएगा। हम अपने अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब से वो सवाल आपका लाजमी शामिल करेंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।